हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परेशानी, उदासी और खामोशी में घिरी 23 वर्षीय मीनल गावड़े रात भर घर नहीं लौटी थी। उसका भाई ऋषभ और ऋषभ के दोस्त रोहन और राज उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। क्या वो मीनल को ढूंढ पाए? आइए देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, मीनल की कॉल डिटेल्स आ गई। फ़ोन का लास्ट लोकेशन उनकी चौल थी, वहीं पर ही फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। कितने बजे? सुबह 9:55 पर। और सर 9:35 पर एक लास्ट कॉल किया गया था 44468987 पर। सर ये मेरा ही नंबर है, मैंने आपको कहा था ना, उसने मुझे कॉल किया था। हेलो दादा। हाँ मीनल बोल। चंदू काका घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने चाबी आशा ताई के पास रख दी है। ऋषभ, कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो लगता है कि मीनल शायद चौल के बाहर गई नहीं। चौल में किसी के घर उसका आना जाना था? सर सुबह के 9:30 बजे वो क्यों किसी के घर में जाएगी? और वैसे भी वो टाइम उसके ड्यूटी जाने का होता था। लेकिन वो ड्यूटी पर गई ही नहीं। सावंत, चौल में जाके लोगों से बात करो, हो सकता है किसी ने उसको आते जाते देखा हो। सर, क्या मीनल चौल के बाहर गई नहीं? नहीं, संतोष काल ने तो मीनल के साथ कुछ नहीं किया ना? हो सकता है, चल। नहीं साहब, उस दिन मुझे मीनल बिल्कुल परेशान नहीं लगी। मेरे से अच्छी तरह से बात की उसने, चाबी दी और फिर चली गई। चंदू काका घर पे नहीं है तो चाबी आप अपने पास रख लेंगे। अच्छा, ये मीनल और उसके भाई ऋषभ में रिश्ता कैसा है? जैसा आमतौर पर हर भाई बहन में होता है वैसा ही। दोनों एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हैं। देख बॉस, मैं बोल रहा है, मैं नहीं देखा कल उसे। देखो, शराफत से पूछ रहे तुम तीनों से, बता दो नहीं तो पुलिस तुमको डंडे मारकर तुमसे उगलवाएगी। पुलिस की धमकी क्यों दे रहा है भाई? हमने सच में कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू, बता मेरी बहन का है। ऋषभ सुन यार, अरे हमें कुछ नहीं बताया तेरी बहन का है। कल नहीं आई वो इस तरफ और हमने नहीं देखा उसे कल। झूठ बोलो तुम तीनों के तीनों, रोज परेशान करते थे मेरे मीनल को। अब देखना तुम तीनों को मैं कैसे परेशान करता हूँ। जेल भेजूंगा तुम तीनों को, याद रखना। मैं कुछ नहीं किया है। क्या है, क्या देख रहे हो ऐसे? तू अच्छे से जानता है कि हम कल तेरे साथ नहीं थे। तूने तो कुछ नहीं किया ना संतोष? तो शक कर रहा है मेरे पे? अब मैंने बोला ना कि कल मैं उससे नहीं मिला। अरे तो हम भी नहीं मिले यार तुझसे कल। और सुन, फोकट में पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता अपने को, समझा तू? अभी से बोल देता हूँ मैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? ये मीनल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ऋषभ भी फोन नहीं उठा रहा है। ऋषभ हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, आप दोबारा कोशिश करिए। हाँ। यार बाबा का फोन है, कब से ट्राई कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं उनको। हाँ बाबा। अरे ऋषभ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ? बाबा वो मीनल। मीनल का क्या? क्या हुआ? बाबा मीनल कल रात से घर वापस नहीं आई। हाँ? कल वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी और सुबह से उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या कह रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? हेलो बाबा, हेलो बाबा, हेलो। हाँ 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 ऋषभ, क्या हुआ मीनल को? मीनल गायब हो गई। आज मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी है, ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं आई थी और मीनल से मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, मीनल के ना आने की वजह से काम का लोड काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए मुझे भी शिफ्ट से पहले आना पड़ा। मीनल के भाई ऋषभ का कहना है कि वो पिछली रात काफ़ी परेशान थी। कुछ शेयर किया उसने आप लोगों से? नहीं सर, लेकिन हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था। शायद मीनल के गायब होने से इसका कुछ ताल्लुक हो।
कुछ दिनों पहले एक लड़का आया था और मीनल बता रही थी कि वो उसका रोज पीछा करता है। कौन था वो? संतोष काले नाम है सर उसका। तुम्हारी चौल का है? जी सर। कहाँ रहता है ध्रुव सिंह ये तो नहीं पता, पर मीनल बता रही थी कि वो रोज उसकी बस स्टॉप पे राह देखता था। और कुछ जानती हो उस ध्रुव सिंह के बारे में? नहीं सर, लेकिन हाँ वो उस दिन खुद ही बता रहा था कि उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। मीनल ने जब मुझे पहली बार संतोष के बारे में बताया था सर, तो मैं उससे मिलने गया था। तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों इस तरह की हरकतें करता है? ये मास्टरी झाड़नी है ना तो किसी क्लास में जा। मेरे को काय को पका रहा है तू? किया क्या है मैं? तू रोज मीनल को छेड़ता है और बोल रहा किया क्या तूने? ऐसा कुछ नहीं किया मैं, समझा? झूठ बोल रहा है तू यहाँ मीनल को छेड़ने के लिए खड़ा होता है, समझा? मतलब कि अब चौल में कहाँ बैठेगा कहाँ उठेगा ये तेरे से पूछ के करेगा क्या मैं? अरे तेरी बहन ने तुझे क्या बोल दिया और तू मुझे धमकाने आ गया? देख संतोष, मैं तुझे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बड़े प्यार से। दोबारा मीनल को सताना मत। अरे पहली बार नहीं छेड़ा है तो दोबारा कहाँ से छेड़ेगा भाई? एक काम कर, चल तमाशा मत कर, समझा? मैं भी यही चाहता हूँ कि तमाशा नहीं हो, बात शराफत से निपट जाए। तुम तीनों के लिए अच्छा होगा कि मीनल को सताना बंद करो। लेकिन सर वो सुधरा नहीं। सर वो मवाली बातों से मानने वाला नहीं था, फिर मैंने सख्ती से काम लिया। आगे से कभी मीनल को छेड़ा ना तो इस मोहल्ले में महाभारत कर दूंगा मैं, समझा? फिर मैं मीनल को बस स्टॉप छोड़ने गया था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसके लिए झगड़ा किया। क्या इस झगड़े के बाद भी संतोष मीनल को तंग करता था? पता नहीं सर, मीनल ने तो कभी कहा नहीं। सर हमने संतोष से ही पूछा, पर वो कहता है मीनल से उस दिन मिला ही नहीं। सर वो झूठ बोल रहा है। सर, मीनल की कलीग सोनाली का कहना है कि कोई ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा किया करता था। उसने अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई संतोष काले नाम का लड़का है जो उनसे ही चौल में रहता है। सर ये ध्रुव उसको बस स्टॉप के पास तंग किया करता था। एक दिन तो अस्पताल पहुंच गया अंगूठी लेकर उसे प्रपोज करने के लिए। आप जानते हैं इस ध्रुव के बारे में? हाँ सर, मीनल ने बताया था एक बार। ये ध्रुव है कौन? है कोई अमीरज़ादा, उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। सावंत एक काम करो, सबको उठाओ। ये संतोष काले, उसके दोस्त नीलेश और जय और ध्रुव को भी। सर मीनल की ही चौल में रहने वाला संतोष काले जो अक्सर मीनल को छेड़ता था और ध्रुव सिंह जो मीनल का पीछा करता था, जाहिर है कि मीनल दोनों को ही नापसंद करती थी। अब जानना यह था कि मीनल के इनकार से किसके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची थी, किसकी मेल ईगो हर्ट हुई थी और मीनल को गायब करके किसने बदला लिया था। मुझे पता था गली के लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, पर कभी सोचा नहीं था बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मुझे उस रात ही मीनल की आवाज सुन के चिंता होने लगी थी। मुझे भी लगा था आई कुछ तो ठीक नहीं है, पर मुझे मीनल से उसे बात कर लेनी चाहिए थी, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऋषभ, मीनल का किसी लड़के के साथ? क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि हमें बिना बताए मीनल किसी के साथ भी ऐसे ही भाग गई है? भरोसा नहीं है अपनी बेटी पर? बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी मीनल ऐसे बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। मीनल अगर अपनी मर्जी से गई होती ना तो दिल को तसल्ली होती कि वो सलामत है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। बहुत डरावने ख्याल आते हैं दिमाग में। नहीं यार, मुझे भी ये ध्रुव के बारे में पुलिस स्टेशन में पता चला था। लो बेटा। यार मीनल उस रात काफी चुप थी। इसी क्या बात हुई होगी? रोहन, मीनल मुझसे ज्यादा तुझसे क्लोज थी। उसने तेरे को कभी बताया किसी लड़के के बारे में, या फिर किसी को पसंद करती हो? नहीं यार, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था ही नहीं, और अगर होता भी तो हमें ना सही
ऋषभ को तो जरूर बताती। कैसे हो बेटा? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे मिस्टर सिंह। आपका बेटा मिनल गावड़े मिसिंग केस में सस्पेक्ट है। फिलहाल उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ध्रुव, तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं पापा, मैं नहीं जानता उसे। झूठ बोलने को फायदा नहीं है ध्रुव, हमारे पास सारे गवाह हैं। तुम मिनल को बस स्टॉप तक फॉलो करते थे और उसे हॉस्पिटल में जाके प्रपोज भी किया था। साहब, मैं और जय 9 जुलाई को चौल में नहीं थे। जी साहब, संतोष अकेला था, हम लोग नहीं थे इसके साथ। साहब, मैं सच कह रहा साहब, उस दिन मैं मीनल को आते जाते नहीं देखा साहब। मतलब तू मानता है कि तू था वहां पर? जी साहब, मैं रोज उससे आते जाते देखता था, पसंद करता था मैं उसे साहब। एक आध बार से छेड़ा भी था साहब। छेड़ता था? तुझे दिन भर के लिए एक वजह मेरे पास काफी है। मीनल 3 दिन से घर नहीं लौटी। कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। अगर तूने कुछ किया है तो बोल दे, वरना जब ये मेरे कांस्टेबल्स तुझे छेड़ेंगे ना तो सांस लेने में भी दर्द होगा। मैं सच बोल रहा साहब, मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी साहब। मैं पसंद करता था उसे, लेकिन वो मेरे को घासने डालती थी, इसलिए मैं उसको छेड़ के ही मजे लेता था। मैं उसे गायब नहीं किया साहब। अब जिसकी बोलो साहब, साईं बाबा, सिद्धिविनायक, लक्ष्मी माँ, सबकी कसम खा के कहता साहब, मैं नहीं देखा उसे। सर, मीनल ब्यूटीफुल थी। मुझे उससे पहली बार देखते उससे प्यार हो गया था। मैं अक्सर उसे बस स्टॉप पे देखने जाया करता था और कई बार उससे बात करने भी गया था। बात नहीं करता था, तू पीछा करता था उसको। तेरे जैसे वन साइडेड लवर्स का फेवरेट टाइम पास है लड़कियों को स्टॉक करना। सॉरी सर, बट ये गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप। मैं मीनल से प्यार करता था, मैं उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता था और मैंने कहीं भी आई प्रपोज्ड हर, और उसने इनकार कर दिया। और ये ना शब्द सुनकर तुम जैसे लोगों के दिलों में बदहज़मी पैदा हो जाती है। ना तू सुन नहीं पाया और फिर गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठा। चल बोल, क्या किया मीनल के साथ? मैंने मीनल के साथ कुछ नहीं किया। इनफैक्ट 9 जुलाई को तो मैंने उसे देखा भी नहीं था। अब तू भी यही बोलेगा कि 9 जुलाई को मीनल बस स्टॉप पर आई ही नहीं? ये मैं नहीं जानता सर, क्योंकि उस दिन बस स्टॉप पे मैं गया ही नहीं था। जब ये सर मेरे घर आए थे तब ये बात मैंने बता दी थी। सर 9 जुलाई को तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था, मैं बीमार था उस दिन। ध्रुव सही कह रहा है सर, उस दिन ये सच में बहुत बीमार था और दवाई खाकर सो गया था। दवाई खा के सोया था, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है इसके पास। सर, डॉक्टर के पास ना जाके मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं। ये सीजन में अक्सर सर्दी बुखार हो जाता है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीनल के बारे में तो सीरियस था ना? उसके मना करने के बावजूद हॉस्पिटल तक गया था तो उसको प्रपोज करना। जी सर, मुझे लगा था कभी ना कभी तो मेरी बात मान जाएगी, एक बार मेरी फीलिंग समझ जाए, फिर वो भी मुझे लाइक करने लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ और। मीनल गायब है और मुझे लगता है कि तूने उसको गायब किया। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप 1000 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा। मीनल के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। सावंत, आमतौर पर सस्पेक्ट को जब एक ही सवाल बार बार पूछा जाए तो कभी तो उसकी जबान फिसलती है और उसकी स्टोरी में चेंजेस आने लगते हैं। राइट सर, लेकिन ये संतोष और ध्रुव तब से एक ही राग लाप रहे हैं। दोनों का बयान एक बार भी नहीं बदला है। मतलब या तो दोनों सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोलने की पुरानी प्रैक्टिस है दोनों को। सर 10 दिन हो गए, आखिर कब मिलेगी मेरी बहन? यहाँ मेरी बेटी मिल नहीं रही है और आपने वो 2 लड़कों को रिहा भी कर दिया। प्रकाश जी, रिहा नहीं किया, सिर्फ छोड़ा है। नजर अब भी है दोनों पर। देखिए, हमारे लोग उन दोनों के पीछे लगे हुए हैं, उनकी सारी खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से किसी का हाथ होगा मिनल के गायब होने में। तो फिर मेरी मीनल है कहाँ? 10 दिन हो गए साहब। देखिए, हमने हर पॉसिबल जगह सर्च किया है, सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से भी वेरीफाई किया है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ होता तो अब तक पता चल जाता। अगर आप इतनी कोशिश कर रहे तो फिर वो मिल क्यों नहीं रही है साहब? अगर कोई सामने आना ही ना चाहे कि उसे कोई ढूंढ पाए, तो ऐसे हालत में उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? मीनल खुद ऐसा क्यों चाहेगी? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, या फिर आपके दोस्त राज और रोहन, जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी। नहीं काका, मीनल का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, आप ऐसा मत सोचिए। कल सही कह रहा है रोहन। और ऋषभ, मीनल तुझसे कोई बात छुपाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तेरी बात सही है बेटा, लेकिन उस रात कुछ तो हुआ था ना जो उसने हमें नहीं बताया।
पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। मीनल को गायब हुए 10 दिन अब 15 दिन बन चुके थे, लेकिन मीनल की कोई खबर नहीं मिली थी। सभी के मन में यह डरावना ख्याल आया तो था कि मीनल शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस ख्याल को अपनी जुबान पर लेकर आए। लेकिन अंत में मीनल के परिवार वालों का डर सच साबित हुआ। हे अस्मिता, ये तूने चाय में क्या डाला रे? कितना गंदा बास आ रहा है। चाय तो मैंने रोज जैसी बनाई है। तुम्हारी जबान खराब हो गई है। वैसे भी मेरा बनाया कुछ अच्छा नहीं लगता तुम्हें। अरे मैं सच कह रहा हूं, पी के देख। चल चलता हूं। सुनिए, पीने के पानी में ही कुछ गड़बड़ है। पानी से बहुत बदबू आ रही है। पानी। ये पीने का पानी है कि गटर का पानी है? ये पानी में इतनी बदबू क्यों है? एक हफ्ते से यही हाल है। चाहे जितनी देर उबालो पर बदबू जाती नहीं है। आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी जाकर शिकायत कराइए। अगर हम सब ऐसा पानी पियेंगे ना तो सबके सब बीमार हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से चाल के रहवासियों को पानी में से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, लेकिन उस दिन चौल वाले उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सब ने मिलकर कॉरपोरेशन में कंप्लेंट फाइल की और कॉरपोरेशन के कर्मचारी पानी की टंकी की जांच करने आए। अरे जल्दी सीढ़ी लेके आ जाओ। आप ये ढक्कन खोल दो। जी क्या हुआ? हाँ? ऋषभ, मीनल का केस क्राइम ब्रांच वालों को 5 दिन पहले सौंप दिया गया। अब ये केस वही हैंडल करेंगे। फिलहाल उन्होंने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोच कर भी डर लगता है
15 दिनों तक मीनल की बॉडी वाटर टैंक में थी। पता नहीं उसको किसी ने मार डाला या उसने सुसाइड किया था। अरे कोई क्यों भला वाटर टैंक में कूद कर सुसाइड करेगा? अजीब नहीं लगता? मैं बोला था ना तुम लोगों को कि मैं कुछ नहीं किया। अब पता चल गया ना। तुम लोग मुझे ना घूमना बंद करो। तुम लोग अभी भी शक कर रहे हो मेरे पे? तुमने सुना नहीं कि लोगों ने क्या कहा? सुसाइड की है वो। अब मैं कितनी बार बोलेगा तुमको कि मैं कुछ नहीं किया है? भेजा भी नहीं घुसते का तुम्हारे बात। बाहर में जाओ। ध्रुव, दरवाजा खोल ध्रुव, कुछ तो खा ले। ध्रुव बेटा, क्या हुआ है तुझे? नहीं सर, परेशानी कुछ भी हो, मेरी मीनल हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सुसाइड नहीं कर सकती सर। ऋषभ, हम ये कह भी नहीं रहे, ये तो चाल के लोग कह रहे, पर हम लोग सुनी सुनाए बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते हैं। पर जल्द ही डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इतने दिनों से मेरी बहन की लाश उस चौल में थी, उस पानी के टाके के अंदर, और फिर भी उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाई सर। ऋषभ, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस केस की जड़ तक जाकर ही रहूंगा। सर, मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। मर्डर के बाद बॉडी को पानी में फेंका गया था और इसके लंग्स पे पानी भी नहीं मिला। तो मौत की वजह क्या होगी? इतने दिन पानी में रहने से पूरी बॉडी सड़ गई थी, विक्टिम का गला घोटा गया था। मतलब मीनल को चौल में ही मारकर उसकी लाश को उसी चौल के पानी के टंकी में फेंक दिया होगा। सर, पुलिस ने संतोष काले और ध्रुव सिंह दोनों की काफी पूछताछ की, पर उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तब ये एक मिसिंग केस था और अब ये मर्डर केस है। हमारे लिए संतोष काले और ध्रुव सिंह आज भी सस्पेक्ट है। सर, मीनल के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका फ़ोन सुबह करीब 9:55 को स्विच ऑफ हुआ। उसके 20 मिनट पहले उसके अपने भाई ऋषभ से बात हुई थी, तब वो अपने घर की चाबी पड़ोस में रखकर ऑफिस जा रही थी। लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं, इनफैक्ट वो चाल से बाहर ही नहीं निकली। जरूर चाल का कोई आदमी इन्वॉल्व है इसमें। साहब, यही वो जगह है जहाँ पर हम उसे सिर्फ देखते थे, और मैं पहले वाले साहब को भी सब सच सच बताया। मैं उसे सिर्फ छेड़ता था, लेकिन उसकी मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। तो उस दिन, मतलब 9 जुलाई को, तुम लोग यहीं पे उसका वेट कर रहे थे? साहब, मैं और जय नहीं थे यहाँ पर। मतलब तू यहाँ अकेला था संतोष? हाँ साहब, मैं था, लेकिन वो आई नहीं थी साहब। कब तक था तू यहाँ? काफ़ी देर तक। घर कहाँ है उसका? उस तरफ। सर, मीनल का पूरा ध्यान अपने काम पे था। अफेयर्स करने वाली लड़की नहीं थी वो। संतोष के अलावा कोई और था जो मीनल में इंटरेस्टेड हो? एक तरफा प्यार या कुछ? नहीं सर, मीनल ने सिर्फ संतोष के बारे में ही बताया था, और ये ध्रुव के बारे में भी उसके गायब होने के बाद ही पता चला था मुझे। हो सकता है उसने राज को कुछ बताया हो। राज से ज़्यादा तो वो मुझसे बातें शेयर करती थी। मुझे नहीं लगता है कि राज को कुछ पता होगा। जब मीनल ने तुझे संतोष के बारे में बताया, तुझे गुस्सा नहीं आया? हाँ सर, गुस्सा तो आया था, पर मैं झगड़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ, और रोहन ने झगड़ा किया था, आपको तो मालूम ही होगा। अच्छा, ये संतोष के अलावा कोई और था जो मीनल को परेशान कर रहा था? नहीं सर। पक्का कोई नहीं था? पक्का सर। तू इतना पक्के से कैसे कह सकता है? मीनल ने कभी कुछ बताया था क्या? बताया तो नहीं था सर, पर कोई और नहीं था। मीनल घर से निकली और पड़ोस में चाबी देने गई। फिर मीनल ने अपने भाई को फोन किया। सुबह 9:35 को उसने कॉल किया था और 9:55 में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। ये जो कुछ भी हुआ है वो इसी 20 मिनट में हुआ है। सर, अगर किसी अनजान आदमी ने मीनल पर हमला किया होता तो वो शोर मचाती, और अगर ऐसा होता तो चौल में से किसी ने तो उसकी चीख पुकार सुनी होती। पर ऐसा हुआ नहीं।
शायद कातिल को मीनल जानती थी पर उसके इरादों को नहीं। ये जरूर कोई करीबी होगा। सर और एक बात, ये राज पूछताछ के दौरान काफी नर्वस था। संतोष काले और ध्रुव सिंह, ये दो लोग जो शक के दायरे में आए थे, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना तो पुलिस को मिल पाया और ना ही क्राइम ब्रांच को। शायद कातिल कोई और ही था। अब क्राइम ब्रांच के शक के दायरे में ऋषभ और मीनल का दोस्त राज आ गया था। साहब बंदा सॉलिड हिला हुआ है। कोई इन्वॉल्वमेंट? इन्वॉल्वमेंट का तो पता नहीं साहब, पर 3 दिन से फुल स्पॉट लगा के रखा है। साहब बंदा एकदम ढीला पड़ चुका है। 3 दिन से ना घर से बाहर निकला है, ना ही अपने दोस्तों से मिला है। सर मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर राज गोखले, बहुत नर्वस लग रहे हो तुम। अपनी हालत पे तरस खा। अधमरे को मारना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चल बोल, मीनल को क्यों मारा? रोहन, रोहन! क्या हुआ ऋषभ? रोहन, क्राइम ब्रांच वालों ने राज को उठा लिया यार। क्या बात कर रहा है तू यार? पता नहीं, पूछताछ के लिए लेके गए शायद। उन्हें लगता है राज को कुछ पता है जो वो छिपा रहा है। क्या बात है ऋषभ बेटा, क्या हुआ? काका, क्राइम ब्रांच वालों ने राज को उठा लिया। साहब, मीनल मेरे दोस्त की बहन थी। मैं भी उसे दोस्त ही मानता था। हम लोग साथ में खाना खाते थे, यहां तक कि उसका जन्मदिन तक हमने साथ में मनाया था। अब भी वक्त है सच बोल दे, वरना यही सड़ेगा जेल में। फिर तेरे बाकी के जन्मदिन यही मनाना हमारे साथ। क्या बात है रोहन बेटा, तू क्या जानता था राज के बारे में? कहीं राज नहीं तो नहीं मीनल को? साहब, मीनल को मैंने नहीं मारा, मगर मैं जानता हूं कि उसे किसने मारा है। किसने मारा मीनल को? ऋषभ, राज ने मारा अपनी मीनल को? बाबा, बाबा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बाबा, बाबा मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये सब। मैं तो मीनल से प्यार करता था बाबा, बहुत प्यार करता था। रोहन ने मारा मीनल को? जी सर। तुम्हें कैसे पता? सर, मीनल का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद शाम को रोहन मुझसे मिलने आया था। यार समझ नहीं आता मीनल के साथ ऐसा कैसे हो गया। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? कौन इतनी नफरत करता था उससे? नफरत नहीं, प्यार। बहुत बहुत प्यार करता था मैं उससे। क्या कह रहे तू ये? हाँ राज, मीनल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मीनल कोई बात पता थी? और मीनल भी तुझसे प्यार करती थी? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मीनल, जब से तुम यहाँ आई हो, हमने कितना अच्छा वक्त बिताया साथ में। मुझे तो तुम शुरू से ही पसंद थी, फिर धीरे धीरे प्यार भी हो गया। मीनल, आई लव यू। आई एम सॉरी रोहन,
मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ फील नहीं करती। तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। पर क्या दोस्तों के बीच में कभी प्यार नहीं होता? होता होगा, पर रोहन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ फील नहीं करती। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तुम मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हो, बस और कुछ नहीं। रोहन आई एम सॉरी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर मैं इस वक्त सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। 6 सालों से दादा मुंबई में हैं, सारी घर का खर्चा अकेले उठाते हैं। मुझे भी उन्होंने ही पढ़ाया। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का। पर मीनल, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ कुछ करने से? मैंने ऐसा कब कहा? देखो रोहन, समझो मेरी बात को। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और रोहन, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो प्लीज दोबारा ये बात मुझसे मत करना। और ऋषभ को ये बात पता थी? रोहन, रोहन, जिस दिन मीनल गायब हुई थी तू मिला था उससे? मतलब तूने मीनल को? यार राज, मैं बहुत दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे हो गया ये सब, क्यों हो गया ये सब। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था यार। कर दिया ये सब। यानी जब हम घर पर नहीं थे तब? मतलब कि जब हम लोग शिरडी गए थे तब तू मीनल को लेके यहाँ आया था। पर तू उसे यहाँ क्यों लाया? रोहन, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम मेरे साथ मत आना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम संतोष के साथ दोबारा झगड़ा कर लो। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगा बस। सच बताओ तो कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो गई थी। 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं आई बाबा के पास वापस चली जाऊँ। तरह तरह के सवाल आ रहे थे दिमाग में। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्यों बार बार मना करने पर ये लड़के मुझे परेशान करते रहते हैं? क्यों किसी लड़की की ना नहीं सुन सकते ये लोग? कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं बातों में तुम्हें असली बात तो बताने ही भूल गया। आई शिरडी जा रही है तो वो जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो ना, वो तुम्हारी राह देख रही होंगी। ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी ना, वरना मेरी बस मिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। आई को भी तो जाना है। ठीक है, चलो चले। काकी, 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 काकी। रोहन, काकी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। जानता हूँ। क्या कह रहे हो? आई लव यू मीनल, आई लव यू। रोहन, क्या कर रहे हो? रोहन, रोहन रुक जाओ। रोहन, काकी कहाँ है? घर पे तो कोई भी नहीं है मीनल, सब शिरडी गए हैं। सिर्फ हम दोनों हैं। रोहन, रोहन। मीनल, मीनल तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मीनल, मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनल। छोड़ो मुझे।
रोहन छोड़ो मुझे। मीनल, हाँ कहाँ जा रही हो? मीनल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोहन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मीनल, रोहन छोड़ो मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे समझती नहीं थी। मैंने सोचा अगर हम एक दूसरे को और करीब से जान लेंगे तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जबरदस्ती करके अपना प्यार जता रहा था तू। किससे झूठ बोल रहा है रोहन? अरे तूने तो पहले से सोच लिया था, अगर जबरदस्ती करने में कामयाब हो गया तो मीनल के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा तुझे अपनाने के अलावा। मजबूर कर सकेगा तू उसे। छोड़ो मुझे रोहन, छोड़ो मुझे। तुम तो संतोष और ध्रुव से भी गिरे हुए निकले, पर तुम्हारी जबरदस्ती मुझ पर नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सबको बता दूंगी। मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। रोहन छोड़ो मुझे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मैंने भी कई बार तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर अब नफरत जरूर करती हूँ। मुझे रोहन, रोहन छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी। वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, लड़ रही थी, पुलिस में जाने की बातें कर रहे थे। वो ऋषभ को सब कुछ मेरे बारे में बता देते, पूरे मोहल्ले को बता देते। तब तो सब कुछ खत्म हो जाता। मीनल, 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 मीनल की लाश को पानी के टंकी में कब फेंका तूने? अगली सुबह। मतलब रात भर जब तुम ऋषभ और राज के साथ मीनल को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, उस वक्त उसकी लाश तुम्हारे घर पर ही थी। यार ऋषभ, अब हमें चलना चाहिए यार। कल सुबह मीनल को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। तू आराम कर ले थोड़ी देर। राज अपने घर गया और मैं अपने। रात के 3:30 बजे थे, बाहर कोई नहीं था। मैं मीनल की लाश को वाटर टैंक तक ले गया। मीनल संतोष और ध्रुव से परेशान थी, पर उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिसे अपना दोस्त मानती है वो उसे इस तरह से धोखा देगा, जान से मार डालेगा। सच कहा था मीनल ने, तुम तो संतोष और ध्रुव से भी गिरे हुए हो। मुझे माफ कर दे भाई। मैं तुझे रोहन की असलियत बता नहीं पाया। मेरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि रोहन ने सच में मीनल के साथ कुछ ऐसा किया होगा। मीनल ने मुझे रोहन के बारे में शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीनल को रोहन से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। मीनल तो रोहन को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। इसमें मीनल की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ना मीनल और ना मैं
हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोहन ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। सोच के भी डर लगता है। रोहन ने यहीं इसी जगह मीनल की जान ले ली और इतने दिनों तक उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था। क्या ये वही रोहन है जिसे हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया? आखिर हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई गायत्री? साला रोहन ऐसा करेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था यार। बस स्टॉप पे जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? रोहन शिंदे पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। मीनल के परिवार की तरह रोहन के माता पिता भी गहरे सदमे में हैं। रोहन ने जो मीनल के साथ किया वो जानने के बाद दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऋषभ को इस गम से उबरने में वक्त लगा, लेकिन वो फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मीनल के माता पिता अभी भी अपनी बेटी को खो देने के गम से उभर नहीं पाए थे। जब से मीनल अपना घर छोड़कर मुंबई नौकरी करने आई थी, तब से हर वक्त उन्हें मीनल की फिक्र लगी रहती थी। उस रात भी जब उन्हें मीनल की आवाज में उदासी का एहसास हुआ था, तब उनकी चिंता और बढ़ गई थी और आखिर उन्होंने अपनी होनहार लाडली बच्ची को खो दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोई इतना करीबी और भरोसेमंद इंसान मीनल के लिए इस कदर खतरा बन जाएगा। खुद मीनल को भी इस बात का अंदेशा नहीं था। प्यार में रिजेक्शन बहुत लोगों को हर्ट करता है। उस ना को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन उस दर्द को, उस इनकार को अपने मन में कभी इतना नहीं पनपने देना चाहिए कि दूसरे इंसान के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा होने लगे। प्यार का रिश्ता तभी संभव है जब दो लोगों में एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग्स हो, और ये तो हमेशा मुमकिन नहीं है कि जैसा आप फील करते हैं वैसी ही फीलिंग्स दूसरे इंसान के मन में भी हो। इसलिए लॉजिकल फैक्ट को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, इसी में समझदारी है। अपनी जिंदगी को संवारने का सपना लिए मीनल मुंबई आई थी और वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही थी। दो लड़के उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मीनल ने हिम्मत नहीं हारी। जब रोहन ने मीनल को अपनी फीलिंग्स बताई, तब मीनल ने बहुत ही समझदारी और नम्रता के साथ उसे मना किया। लेकिन अफसोस कि रोहन मीनल की तरह उसी मैच्योरिटी से पेश नहीं आया और आखिरकार अपने जज्बात में उलझते हुए एक संगीन जुर्म कर बैठा। जब एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है। उसे अपना अपमान समझकर ईगो इशू बना लेना सिर्फ बेवकूफी है और मर्दानगी तो कतई नहीं है। मर्दानगी तो तब है जब अपने जज्बात की तरह लड़की के जज्बात की भी कदर की जाए, उसकी फीलिंग्स, उसकी मर्जी, उसकी पसंद को भी उतना ही अहम समझा जाए, तब है मर्दानगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। जी नमस्ते माँ जी। वो आपका वॉचमैन सोया हुआ था। आपकी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और मैंने पता किया कि आप घर में अकेली रहती हैं। तो तुम सेल्समैन बनकर आए हो? जी हाँ। आप दरवाजा खोलेंगे ना? मतलब अब मैं फंस गई। जी बिल्कुल। आपने दरवाजा जो खोल दिया है, अब मैं आपको ठग सकता हूँ, आपको बेहोश कर सकता हूँ और हो सकता है कि मैं आपकी जान भी ले लूँ। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, है ना? जी, आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जुर्म के इरादे से आया हुआ अजनबी दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अपने असली इरादों का खुलासा नहीं करता। बस एक अंदरूनी आभास होता है, चेतना होती है जो हमें सतर्क करती है कि उस क्षण दरवाजा खोलना जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
एक अशोधित विकृत प्रयास को सफल होने का मौका मिलता है। कंट्रोल टॉवर कम इन. मी हवालदार हिरवे बोलतोय. सुरवे कॉलनीमध्ये आहे, घर नंबर 14च्या बाहेर. यहाँ किराए पर कमरा मिलेगा, टेस्ट टॉयलेट है. शादीशुदा जोड़े या सिंगल लड़कियां या सिंगल लड़के अप्लाई करें. इस जोड़े के पड़ोसी रमेश सोनवणकर ने 2 घंटे पहले प्रकाश तांबे की पत्नी शांता तांबे की लाश देखी थी। इस वृद्ध महिला का मर्डर केस पुलिस को एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला था। एक बहुत ही अजीब किस्म का कत्ल हुआ था और भी कत्ल होने वाले थे, लेकिन पहले शांता तांबे का केस। 2 दिन पहले, तारीख 9 मई 2015। आहो, आलो। इसमें दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना भी। अरे कल का नहीं है? आपने तो कहा था आप वही खा लेंगे। चाहो तो कल सुबह पहुंचती हूँ फैक्ट्री टिफिन लेके। अगर नाहीगा भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। ये तो परसों मिलते हैं। संभल जा, फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। तो पण, हाँ चल। 9 मई को प्रकाश तांबे काम पर निकला। वो 2 रात और 2 दिन बाद ही घर लौटने वाला था, यानी कि 11 मई को। प्रकाश तांबे ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में सप्लाई सुपरवाइजर था और एक बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर के कारण 2 दिन फैक्ट्री में ही रहने वाला था। काम 24 घंटे चलने वाला था। इन 2 दिनों के लिए शांता तांबे घर पर अकेली रहने वाली थी। आई द ग्रेट, कशी आहेस तू? मैं हमेशा की तरह अच्छी और अकेले भी। तेरे बाबा तो गए 2 दिन के लिए और तू वहां मुंबई में। अब इमोशनल ब्लैकमेल मत शुरू कर। मुझे तेरी कितनी याद आती है पता है? अरे नहीं रे, शिकायत करने के लिए नहीं, बस ऐसे ही किया था फोन। बस लास्ट ईयर आई, फिर सीधा बैक टू पुणे। रोज डेट पे ले जाऊंगा तुझे। गपरे, शादी करके बहू लाएंगे घर। ओ हेलो, बाल विवाह गुनाह है पता है ना? और 21 कोई शादी करने वाली उम्र होती है क्या? अच्छा आई, तू कोई किराएदार के बारे में बात कर रही थी ना? नोटिस तो लगा है बाहर। अरे आई, कोई ब्रोकर रख लो ना। नहीं रे बाबा, मुझे वो सब पसंद ही नहीं है। अजीब अजीब टाइम पे अजीब अजीब लोग घर आएंगे, उनको घर दिखाओ। इससे ये अच्छा है, जिसको जरूरत है वो आएगा चुपचाप घर देखने। लेकिन वो पार्टी को भी तो तुझे रूम दिखाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा आई, मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बर ठीक। लव यू आई, बाय। मी पण लव यू रे सोना। हाँ शांता। क्या हाँ? पूरे दिन में एक बार भी फोन नहीं किया आपने। सॉरी का, काम में इतना लगा हुआ था। खाना खाया? नहीं, अभी बस खाने ही वाली थी। आपने खाया? नहीं, मैंने भी नहीं खाया, पर अच्छा हो तूने याद दिलाया। अभी खा लेता हूँ, दोनों साथ साथ खाते। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी। काहेगा? वो किराएदार मिल गया है।
नमस्ते काकी। उस आदमी को यहाँ पुणे में जॉब लगा है। वो दोनों अभी किधर रहते हैं? होटल में। लेकिन कह रहे थे कि वहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है। वो तो चाहते हैं कि कल से ही यहाँ रहने के लिए आ जाए। मैंने रूम दिखाया है, उनको पसंद भी है। ये अटैच टॉयलेट। चांगले। काकी, यहाँ कोने में एक स्टोव और फ्रिज रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर तुम लोग चाहो तो खाना भी हमारे साथ खा सकते हो। घर में रहोगे तो घर वाले जैसे ही रहो ना। आवड़लं ना? हो। शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो परसों से रह सकते हैं वो लोग? ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ कल नहीं परसों से आ जाए। वैसे मुझे तो लोग अच्छे लगे। वो अगर यहाँ आके रहते हैं तो मेरा भी मन लगा रहेगा ना। अगर अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ, अमित भी घर लौट रहा है, तेरे पास 1 मिनट भी खाली नहीं मिलेगा। फिर अमित की शादी भी करनी है, उसका भी घर बसेगा। और हम दोनों सालों तक एक दूसरे को इसी तरीके से बोर करते रहेंगे। आप भी ना। प्रकाश और शांता की आखिरी बार बात हो रही थी। 25 साल की पार्टनरशिप को शांता का कत्ल तोड़ने वाला था। प्रकाश भाऊ को आज दोपहर तक लौटना था, लेकिन आज सुबह ही मुझे उनका फोन आया। हाँ प्रकाश भाऊ। हाँ रमेश, तुम घर पे हो? हाँ रमेश, मैं यहाँ 2 दिनों से फैक्ट्री में हूँ। सुबह से तेरी शांता मेरी फोन नहीं उठा रही। जरा देख कर आओगे क्या हुआ? शांता वहिनी, आओ शांता वहिनी। शांता वहिनी, शांता वहिनी, शांता वहिनी। नहीं गोल बोले, ये तीनों के तीनों कंसाइनमेंट्स आज 11 बजे से पहले डिस्पैच हो जाने चाहिए, समझ गए? ये लो। हेलो, हाँ रमेश भाऊ। शांता, अरे शांता, अगर थाम गा। अरे कहां लेकर जा रहे मेरी पत्नी को? शांता, रुको शांता। इनके बच्चे? सर एक लड़का है अमित, फिलहाल मुंबई में। उसको इन्फॉर्म कर दिया है, ऑन द वे। पूरा घर साफ कर दिया सर। एंट्री? जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई, शायद दरवाजा खोला गया उनके लिए। वो नारियल स्ट्रॉ के साथ। आज कोई यहाँ आने वाला था क्या? कोई गेस्ट, कोई जान पहचान वाला? पता नहीं सर, प्रकाश भाऊ का फोन आया कि जाकर देखो, तो मैं इधर देखने आ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। बाहर गेट पर एक इश्तिहार लगा है, शायद ये लोग घर का एक कमरा किराए पर देना चाह रहे थे। सर इनका लड़का अमित मुंबई में रहता है और प्रकाश भाऊ की जो फैक्ट्री है वो पिंपरी में है, तो कभी कभी 2-3 दिन उनको वहीं रहना पड़ता है। इसीलिए इनको एक रूम किराए पे देना था ताकि शांता वहिनी को कंपनी रहे। अच्छा रमेश, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं सर, बहुत छोटी सी कॉलोनी है, बहुत पुरानी है। काले सर, किराने वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, वॉचमैन, इन सबको टैप करो, जिनका भी रोज इस घर से कुछ ना कुछ लेना देना। जाहिर सी बात है, कातिल जानता था कि शांता तांबे घर पर अकेली मिली। पुणे के इस खामोश मध्यम वर्गीय इलाके में हुए शांता तांबे के मर्डर ने सारे शहर को सुन्न कर दिया। सवाल अनेक थे, पर जवाब ऐसे शॉकिंग और बौखलाने वाले आते
कि और सवाल खड़े हो जाते। पुलिस और कातिल के बीच की पहेलियों की खाई और गहरी और चौड़ी होती जाती। शांता तांबे के मर्डर ने एक विचित्र राज का पिटारा खोल दिया। नहीं रे, फोन कुछ नहीं है, गला दबा के किया ऐसा लग रहा है। ना सड़न वड़न कुछ नहीं है। एक बार जरा चेक कर लो, सांस चल रही हो शायद। सॉरी अंकल, पुलिस 2 बार चेक कर चुकी है। आपकी पत्नी अब नहीं रही। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान तो नहीं है, am I right, डॉक्टर? करेक्ट, क्योंकि मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई इंस्पेक्टर। तो फिर ये गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान देख रहे हैं आप? ये एंटीमॉर्टम है, मतलब ये मौत के बाद हुए हैं। मौत हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। 12 घंटे से ज़्यादा मतलब कल शाम यही कोई 6 और 7 के बीच। मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ एक टेस्ट और करने होंगे। अब ये तो तय हो गया कि मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। शायद कातिल ये नहीं जानता था कि विक्टिम पहले से मर चुकी है, या फिर उसने डबल श्योर करने की वजह से इनका गला दबाया होगा। अमित तांबे, सर मिल सकते हैं क्या एक? आई एम सॉरी, उनकी बॉडी अभी नहीं मिल पाएगी। डिटेल पोस्टमार्टम करना भी बाकी है। यहाँ के डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया, शायद सांस चल रही हो। नहीं प्रकाश जी, उनकी सांसें कल शाम 6 से 7 के बीच ही रुक गई थी। एक्चुअली रोक दी गई थी। आई मीन मर्डर। बाबा देखिए, मैं समझ सकता हूं ये वक्त आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ सकें। कल इतने कंसाइनमेंट्स थे, इतना वर्कलोड था, मैं एक फोन भी नहीं कर पाया शांता। क्या कल शांता जी से कोई मिलने आने वाला था? साहब, आसपास के दुकान वाले से कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक कपड़े की दुकान है जिस पर सीसीटीवी है। लास्ट 3-4 दिन के सारे फुटेज निकलवा लिया सर। और दो बस। चल मिलाते तेरी आई को। अभी नहीं मिल सकते आई को। पुलिस ने कहा है कि बॉडी डिटेल पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। डिटेल पोस्टमार्टम? पापा जरा याद करा, आई ने कहा था कुछ, कल कोई आने वाला था घर पे। पापा कुछ तो बोलिए। बाबा! प्रकाश तांबे का बोलना बहुत जरूरी है। कोई हमें बता सकता है कि कौन आने वाला था? सर, घर के बाहर वो टूलेट वाला नोटिस, हो सकता है पोटेंशियल किराएदार बन के आया हो कोई। हो सकता है शांता तांबे ने खुद उनके लिए दरवाजा खोला, पर उनकी मौत कैसे हुई और फिर उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन कैसे हुई? सर, भले ही हमें इन सवालों के जवाब ना मिले, पर उस दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सुराग तो जरूर मिलेंगे। एक सुराग अभी भी इशारा कर रहा है काले, वो नारियल स्ट्रॉ के साथ। मुझे उस नारियल का इस मर्डर से कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है काले। फॉरेंसिक के पास है वो नारियल सर, रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगी, और सीसीटीवी फुटेज भी। फिर देखते हैं कि मिसेस तांबे को किसने क्यों और कैसे मारा। शक के घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे थे। घर के बाहर किराएदारों को आमंत्रण देने वाला टूलेट का बोर्ड एक मजबूत कारण नजर आ रहा था। क्राइम सीन पर पड़ा स्ट्रॉ वाला नारियल भी एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो किसी गहरी साजिश, किसी भयंकर षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरे दिन प्रकाश तांबे की हालत सुधरने वाली थी और वो पुलिस को अहम जानकारी देने वाला था, लेकिन दूसरे दिन में अभी कई घंटे बाकी थे और कातिल अपने अगले शिकार की तैयारी में लगा हुआ था। ये लो पद्मा काकू, टोटल हो गया आपका 347। 347 कैसा रे? हाँ? कुछ तो गलती कर रहा है तू, ठीक से गिन। पिछले 8 साल से दुकान से खरीदी कर रही है आप। मैंने 8 साल गिनवाने को नहीं पूछा, ये 7 आइटम का 347 कैसे हुआ ये पूछा। गिनो।
ये तांदूळ 50 रुपए, ये सोयाबीन 38 रुपए, हाँ हाँ, मसूर की दाल 100 रुपए। 100? मसूर का दाल 100? कैसा हिसाब लगाया रे? पिछले 1 महीने से यही भाव चल रहा है। लूट रहे हो तुम मुझे। दूसरी दुकान में भी मैं दाम वाम पूछती रहती हूँ, समझे ना? तो दूसरे दुकान से ही खरीदने का ना। हाँ वही से खरीद लूंगी, नहीं आऊंगी तेरी दुकान में। रख ले तेरा सामान, नहीं चाहिए मेरे को। जाऊंगी दूसरी दुकान में, नहीं चाहिए। फालतू में इतना सामान पैक करा दिया। 1 मिनट है भाऊ। बहुत गुस्से वाली लगती है ये औरत। पहले ऐसा नहीं था, 3 साल से सटक गया उसका। क्यों, इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया? आपको क्या दूं? वो 1/2 किलो चाय पत्ती और आधा किलो शक्कर। 1 किलो चाय पत्ती, आधा किलो शक्कर। पद्मा काकू के लिए पैक किया था। बहुत प्रॉब्लम होगी ना उनके घर में? इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसके घर पे कोई नहीं है। 3 साल पहले पति गुजर गया, बच्चे है नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी उसने बात नहीं किया। क्या अकेलापन जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अकेलापन। अरे हम सबका दुश्मन बन गया इसका अकेलापन भाऊ। इधर का गुस्सा किधर निकालती है? इतने साल की भरोसे की काम वाली थी, उसके ऊपर शक करके निकाल दिया। मेरे लड़के लोग तो उसके घर पे डिलीवरी करने भी नहीं जाते, सब पे चिल्लाती है। सबके सब लुटेरे भरे हैं इस दुनिया में, समझते हैं? मैं देख सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती। मुझे नहीं मालूम कौन मिलने आने वाला था शांता से। प्रकाश जी, ये शांता जी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सारे कॉल सिर्फ आपको किए गए। हाँ, बस बीच में 2-4 बार अमित तुम्हें किए गए, लेकिन ये 10 मई की सुबह को शांता जी ने इस नंबर पे कॉल किया था, 444-875-876। इस नंबर को पहचानते हैं? प्रकाश जी, ये नंबर अभी स्विच ऑफ है। हमने इस नंबर की भी डिटेल्स मंगवाई है। उसने मुझे डब्बा दिया था, मैं खाना खाना ही भूल गया। उसने याद दिलाने के लिए मुझे फोन किया था। रात में हमने खाते खाते फोन पर बात की थी। लास्ट बात थी मेरी उसके साथ। अब तो नहीं बोलेगी ना वो? पापा जरा याद कीजिए, आई ने कहा था कि कोई आने वाला है घर पे। उसने कहा था, वो रूम देख कर गए। कोई शादीशुदा कपल था। शांता ने कहा था अच्छे लोग हैं। प्रकाश जी, कौन थे वो दोनों? शांता जी ने कोई डिटेल बताई थी उनके बारे में? नाम, पता कुछ प्लीज याद कीजिए। याद नहीं। पापा याद करा, कुछ नाम बताए थे आई ने। नहीं रहे, कुछ नहीं बताया था। मैंने उससे कहा था फाइनल होने से पहले मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उस कपल से। शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, कल नहीं परसों से आ जाए। बहुत देर हो गई मुझे पहुंचने में। देखो कहाँ चली गई शांता। सर, मैंने भी आई से बहुत जल्दी जल्दी में बात की थी। किसी को क्या पता था कि आई। प्रकाश जी, ये नंबर इस कपल में से किसी का हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। उसने बोला था वो उनको फोन करने वाली है। मुझे कोई नंबर नहीं दिया था। अवधूत, चाहे फोन कंपनी के बॉस के बॉस के बॉस से बात करो, जो करना है करो, पर 5 मिनट के अंदर मुझे उस नंबर की डिटेल्स चाहिए, समझे? सर, आई ने मुझे इस कपल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे ब्रोकर के थ्रू बात करने बोला था, लेकिन उसने मना किया। तुम्हारे बाबा 11 तारीख को घर लौटने वाले थे और तब 11 तारीख को वो कपल तुम्हारे बाबा से मिलने आने वाला था। हो सकता है तुम्हारी आई ने इसी बारे में फोन किया हो। वैसे कल कोई आया था क्या? नहीं आया सर, बस कल आई गई घर से।
हमेशा के लिए। इस नंबर पे सिर्फ एक कॉल रिसीव हुआ है सर, बाकी कोई और कॉल नहीं किया गया। नागपुर का नंबर है? जी हाँ सर, और वो भी प्रीपेड। किसी सतीश निम्बाड़कर के नाम पर है। एड्रेस A132 जयंत पार्क, मालती नगर, नागपुर। ये नाम सतीश निम्बाड़कर और ये एड्रेस दोनों फर्जी लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर खास इसी कांड को करने के लिए खरीदा गया था। फिर भी ट्रैकिंग जारी रखना गावड़े। हाँ हाँ, वो नहीं रुकेगी, और कोई भी मूवमेंट हुई मैं तुरंत फोन करता हूँ। प्रकाश भाव, कुछ तो खा लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? वो मेरे लिए डब्बा लेकर आने वाली थी। काड़े, आज 13 में है। वो जोड़ा जिन्होंने कमरा देखा था सामान लेकर आने वाला था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। उन्होंने शांता तांबे को एक फोन तक नहीं किया। सर, कल रात भर मैंने और कांस्टेबल अभय ने वो सीसीटीवी फुटेज पूरी छाट डाली। सर, दूसरा लगाओ क्या? हाँ बिल्कुल, एक एक सेकंड चेक करना है हमें, एक एक सेकंड। पर कुछ नहीं मिला सर। मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा काड़े, क्योंकि एक प्लान अटैक मालूम होता है, और हर प्लान के किसी ना किसी पुर्जे का कोई ना कोई स्क्रू तो ढीला होता ही है। क्या टेनेंट के रूप में आए उस जोड़े ने ये लूट और मर्डर किया होगा सर? मर्डर भी कैसे, जिसका अभी तक हमें कारण नहीं मालूम, और जिसे कारण हम अभी तक समझ रहे थे स्ट्रैंगुलेशन, दरअसल वो कारण है ही नहीं। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी सर। कल सोचो तो कितना पास लगता है ये कल, और कभी कभी बहुत दूर हो जाता है ये कल। इस पास वाले कल और दूर वाले कल के बीच कातिल दोबारा स्ट्राइक करने वाला था। पुलिस को शांता तांबे और इस नए विक्टिम के बीच कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। कनेक्शन होने के बाद भी और कई और कनेक्शन सामने आने के बाद भी पुलिस के लिए इस बात का पता चलने में बहुत मुश्किल होने वाली थी कि आखिरकार ये जुर्म क्यों हो रहे थे और कौन इन्हें कर रहा था। हेलो, कौन? वैसे मैं इंस्पेक्टर मुकेश तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मेरी आई का फोन आपके पास कैसे? पद्मा जी आपकी माँ है? हो, पर आई कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हम सुबह से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी लो थी। अब आप बताएंगे भी बात क्या है? उसी सुबह पुणे की माधव नगर कॉलोनी में रहने वाली पद्मा गांवकर की एक पड़ोसन ने पद्मा के घर का दरवाजा खुला देखा। पद्मा गांवकर वही चिड़चिड़ी वृद्ध महिला थी जिसकी किराने वाले से लड़ाई हो गई थी। घर को पूरी तरह से लूटा गया था, पर घर में जबरदस्ती घुस आने के कोई निशान नहीं थे। आपकी लास्ट कब बात हुई थी आपकी माँ से? मेरी आई से कई दिनों पहले बात हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं कि आपकी माँ की मौत 24 घंटे पहले हुई थी, मतलब कल 13 मई को मौत हुई थी। मेरी बात आई से लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी। आपको पुणे आना होगा शिनाख्त के लिए। डिटेल पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। मैं अभी निकल रही हूँ। आपसे एक बात कहनी थी, बड़ी अजीब सी बात। क्या? मौत होने के बाद गला दबाया गया था। शायद खूनी श्योर नहीं था कि इनकी मौत हुई है या नहीं, इसलिए डबल श्योर होने के लिए उसने ऐसा किया होगा। और डॉक्टर, मौत का कारण क्या हो सकता है? अभी ये डिटेल नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।
मौत केलाइट सल्फेट पॉइजनिंग से हुई है। केलाइट सल्फेट? लेकिन डॉक्टर ये जहर तो आसानी से मिलता नहीं। करेक्ट, लेकिन यूज तो हुआ है। ब्लड स्ट्रीम में भी क्लियर सैंपल पाए गए। इस नारियल में भी केलाइट सल्फेट के क्लियर ट्रेसेस पाए गए। इसमें दो राय नहीं है कि बेहद सीरियस मामला है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। सर, दो हाउसवाइफ्स का मर्डर हुआ है। शहर में डर आग की तरह फैल रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरली डर तो पैदा होगा ही पब्लिक में, पर हम आश्वासन देना चाहते हैं उन्हें, आप प्रेस के जरिए, कि हम बहुत ही जल्द इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे केसेस नहीं होंगे। सर, क्या इन दोनों मर्डर केसेस में कोई कनेक्शन है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी को टटोल रहे हैं। सर, जिस तरह की वारदातें शहर में हो रही हैं, तो क्या कोई सीरियल किलर सीनियर सिटीजन को ही टारगेट कर रहा है? देखिए, जो भी इन दो मर्डर्स के पीछे हैं वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी होगा। और हाँ, मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि अगर आपके वृद्ध माता पिता, दादा दादियाँ या नाना नानियाँ इस शहर में अकेले रहते हैं तो टाइम टू टाइम उनसे मिला कीजिए, रोज उनसे बात कीजिए, ट्रैक रखिए उनका कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि हमने नोटिस किया इन दोनों केसेस में जो लेडीज विक्टिम हुई है वो घर पर अकेली थी। सर, अब इस वक्त जब आप हमें आश्वासन दे रहे हैं, हो सकता है शहर के किसी कोने में कोई तीसरी वृद्ध महिला किसी किलर की शिकार हो रही हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी सारी टीम्स शहर में रेड अलर्ट पर है। मैं आपसे वादा करता हूं, नो मोर किलिंग्स। सर, केलाइट सल्फेट का इस्तेमाल हुआ है जहर के लिए। क्राइम सीन पर मिले नारियल के अंदर से भी केलाइट के ट्रेसेस मिले। तुम सारे केस डिटेल्स लेकर तुरंत मेरे ऑफिस पहुंच जाओ। एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन है या फिर इत्तेफाक। ठीक है सर, पहुंच गया समझो। वैसे सर, क्या कनेक्शन है? ये जो दूसरा सीनियर सिटीजन मर्डर केस सामने आया है सर, वो पद्मा गांवकर वाला केस। उस केस में भी क्राइम सीन पर एक नारियल पाया गया था। ओह, मैंने डिटेल पोस्टमार्टम करवाने के तुरंत ऑर्डर्स दे दिए। ये सीरियल मर्डर केस हो सकता है। और यहाँ भी नारियल मिला है क्राइम सीन पर, और इस नारियल से भी हमें केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले हैं। एक कप चाय मिलेगी? लाती हूँ। कोई वेग सा भी क्लू नहीं है? है सर, एक क्लू है। शायद किलर्स शांता तांबे के घर टेनेंट्स बनकर आए थे, एक शादीशुदा जोड़े के रूप में। शायद शांता तांबे की उनसे फोन पर बात हुई थी। उनका फोन नंबर और नागपुर का एड्रेस दोनों फर्जी निकले। ये पद्मा गांवकर, क्या ये भी अपने घर का कोई कमरा किराए पर ऑफर कर रही थी? नो सर, उनकी बेटी नूतन पवार, कल मेरी बात हुई थी उससे। मेरी आई कुछ डिस्टर्ब थी। किससे? अकेलेपन से शायद। किसी पर भरोसा नहीं करती थी। मेरे साथ कोल्हापुर भी नहीं आती। आपकी आई पद्मा जी अपने घर का कोई कमरा किराए पर देना चाहती थी क्या? नो चांस सर। कोई अजनबी उसके घर पर रहे, ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। सर, पूरा घर लूटकर साफ कर दिया गया है। और तेंदुलकर, तुम्हारा कहना है कि फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, राइट? राइट सर, नहीं है। ये दोनों विक्टिम केलाइट सल्फेट पॉइजन से मारी गई। ये केलाइट सल्फेट नारियल पानी में मिलाकर पिला गया। ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में किलर्स जान पहचान वाले हैं, क्योंकि दोनों घरों में फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं। सुनील, मुझे लगता है कि दोनों केसेस का किलर शायद एक ही रहा होगा। यस सर, सीरियल किलिंग का केस ही था। सीरियल किलिंग का केस था। ये सीरियल नंबर 2 के आगे जाना नहीं चाहिए सुनील। सर, ये दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशंस तुम्हें हेड करोगे सुनील। तुम्हें हेडक्वार्टर से पूरी सपोर्ट मिलेगी। तुम्हें जो चाहिए वो। सर, तो प्लान क्या है तुम्हारा? सर, केलाइट सल्फेट का एक मार्केट है, उसे खांगा। पुराने रिकॉर्ड्स निकालो सीरियल किलर्स के,
फाइलें मंगवाई हैं सर। सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी नहीं निकला? सर, शांता तांबे केस में कॉलोनी के बाहर की दुकान की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। और इस पद्मा गांवकर की हाउसिंग कॉलोनी के बाहर छानबीन जारी है सीसीटीवी फुटेज के लिए। इस वक्त सबसे इफेक्टिव सीसीटीवी का काम सिर्फ बच्चे, पोते पोतियाँ और बाकी बच्चे जवान रिश्तेदारी कर सकते हैं। सब सीनियर सिटीजन्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि किलर उन पर और हम पर दोनों पर नजर रखे हुए हैं। कनेक्टेड दिखाई देने वाले दोनों मर्डर केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन इसके अलावा कातिल तक पहुंचने वाला कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथों में नहीं था। दूसरी विक्टिम पद्मा गांवकर के घर के पास की दुकान से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। सब कुछ खोद निकालना। कैलाइट सल्फेट जिस भी जुर्म में, जिन भी केसेस में इस्तेमाल हुआ है, वो सारी केसेस की फाइल्स मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। 10 दिन, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, उससे पहले के केसेस निकलवाओ। शाम के पहले मुझे इन सारे केसेस की फाइल्स अपनी टेबल पर चाहिए। किलाइट सल्फेट के सारे लाइसेंस एजेंट्स उठाओ, अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि सल्फेट की गैर कानूनी बिक्री हुई है क्या कहीं। इन 2 मर्डर्स ने पुलिस को टेंशन की कगार पर ला खड़ा किया था। उनकी निगरानी में एक और ऐसा मर्डर सबके लिए बहुत भारी पड़ सकता था। हम दोनों, उसकी जिंदगी थी अमित, बहुत प्यार करती थी वो हम दोनों से। अमित, उसके बिना मैं टिकूंगा नहीं रे। ठीक है, तो आप भी चले जाइए मुझे छोड़ के, मैं तो रह लूंगा ना अकेला। आई बाबा के जाने के बाद चिड़चिड़ी हो गई थी। उससे पहले वो बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं थी। अकेलापन इंसान को निकल जाता है। मुझे उसे जबरदस्ती अपने साथ कोल्हापुर ले जाना चाहिए था। वो नहीं रहती आई, जबरदस्ती नहीं रहती। वो पहले भी हमसे साफ मना कर चुकी थी। लेकिन मुझे तो मना नहीं किया था ना। मैं तो आ सकती थी ना, पर मैं नहीं आई। और अब जब यहाँ आई हूं तो आई जा चुकी है। कम से कम मैं रोज उन्हें फोन करके उनका हाल चाल तो पूछ लेती। कब की बात है काले? 4 महीने पहले के सर। नागपुर में? जी हाँ सर। औरत का नाम कविता जाधव था, 62 वर्ष की थी। घर के अंदर मरी हुई पाई गई। और खास बात यह सर, लाश के पास नारियल था, वो भी स्ट्रॉ के साथ। नारियल में केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले थे? जी नहीं सर, नींद की गोलियां। वो चैट ग्रुप पे मेरे नारियल वाले केस की डिटेल्स देखी थी, तभी मुझे ये केस याद आया, कविता जाधव का। राणे, तुमने बताया था कि कविता जाधव के केस में कैलाइट सल्फेट यूज नहीं हुआ था। नहीं, वो यूज नहीं हुआ था, मेजो 15 यूज हुआ था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींद की गोलियां होती हैं। मौत नींद की गोलियों से हुई थी? नहीं, मौत गला दबाने से हुई थी, डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन। यही दवाई नारियल पानी के ट्रेसेस में भी मिली है, पर मौत गला घोटने के कारण हुई। मौत कब हुई होगी? 12 घंटे हो चुके हैं ऑफिसर। कविता जाधव अकेली रहती थी, विधवा थी। उनका एक बेटा है जो लंदन में सेटल्ड है। और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, राइट? राइट, नहीं हुई थी। सर, मुझे लगता है इन तीनों केसेस में कातिल एक ही है। वहाँ नागपुर में नारियल पानी में नींद की गोलियां मिलाई गई और यहाँ सल्फेट। नागपुर का कनेक्शन भी तो है। तो जो कॉल शांता तांबे ने किया था फर्जी नंबर पर, वो फर्जी एड्रेस भी नागपुर का ही था। यस सर, जहां लगभग 4 महीने पहले सेम मोडस ऑपरेंडी नारियल पानी का इस्तेमाल हुआ था नागपुर की कविता जाधव पर। उसमें स्लीपिंग पिल्स थे और यहाँ नारियल पानी में पॉइजन। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। वहाँ की टीम को आगे की लीड नहीं मिली थी। मैं बात करके वो केस रीओपन करवाता हूँ। शायद हमारा किलर नागपुर को बिलोंग करता है। किसी कारण से पुणे में शिफ्ट हो गया होगा या फिर यहीं का होगा, कुछ समय पहले वहाँ चला गया होगा।
वो जो भी होगा, जहां भी गया होगा, उसे होना चाहिए हमारे कस्टडी में, वो भी बहुत जल्द। होगा सर, बहुत जल्द। केलाइट सल्फेट से भी ज्यादा खतरनाक जहर डर होता है सुनील, और वो डर पब्लिक में फैलता जा रहा है। तुम ये समझ के चलो कि तुम्हारी डेडलाइन कल खत्म हो गई। सर, सर, ये पहली सीसीटीवी डीवीडी है शांता तांबे केस की। ये 10 मई की सीसीटीवी फुटेज है, शाम 5:30 बजे की, शांता तांबे के घर के बाहर वाले रोड की। सर, शांता तांबे तकरीबन 6 से 7 के बीच में मारे गए थे। सर, अब पद्मा गांवकर वाले केस की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, ये 13 मई 2015 की सीसीटीवी फुटेज है, दोपहर 2:30 बजे की, पद्मा गांवकर के घर के बाहर वाले रोड की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पद्मा गांवकर तकरीबन 3 से 4 के बीच में मारी गई थी। डेफिनेटली इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों विक्टिम्स की मौत के थोड़ी देर पहले ये कपल दोनों विक्टिम्स के घर के आगे पाया गया। सर, 9 मई की रात को शांता ने प्रकाश से कहा था कि एक शादीशुदा जोड़ा उनके घर आया था, उन्हें कमरा पसंद आया था। 1 मिनट सर। सर, मैंने 9 मई की भी सीसीटीवी फुटेज स्कैन की है, शांता तांबे के घर के बाहर की। सर, 9 मई को भी यही जोड़ा उस रोड पर था, शांता तांबे के घर के बाहर। आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है और औरत का चेहरा कैमरे के दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, और नंबर प्लेट भी साफ नजर नहीं आ रहा सर। बाइक के पेट्रोल टैंक पर कुछ लिखा हुआ है। ये बाइक हमें काफी बड़ा सुराग दे रही है। लेकिन सर, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ देव जैसा लिखा। ट्रैफिक आर्टिस्ट की मदद लो, उससे कहो कि बाइक की नंबर प्लेट और टैंक के ऊपर जो लिखा है उसे क्लीन करने की कोशिश करो। सर, ये नंबर प्लेट क्लीन नहीं हो पा रही। ये पेट्रोल टैंक पर जो लिखा है उस पर ट्राई करो। देवराज। देवराज, यही एकमात्र सुराग है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही सस्पेक्ट के चेहरे, ना ही बाइक का नंबर। सर, नागपुर कनेक्शन भी है। कविता यादव वहीं मारी गई और शांता ने भी नागपुर के फर्जी नंबर पे कॉल किया था। 3 विक्टिम्स, 2 सुराग। अब और विक्टिम्स नहीं हो सकते। इन दोनों सुराग को सामने रखकर काम शुरू करते हैं और धर लेते हैं सीरियल किलर्स को। तीन परिवार दर्द के जहर से तड़प रहे थे। शांता तांबे का पति प्रकाश और बेटा अमित, पद्मा गांवकर की बेटी नूतन और कविता यादव का इकलौता बेटा जो दूर दराज लंदन में बैठा अपनी मां के लिए न्याय का इंतजार कर रहा था। इस केस में कातिल की मोडस ऑपरेंडी सामने आ चुकी थी, लेकिन इन मर्डर्स के पीछे के कारण पर कोई रोशनी नहीं पड़ी थी। ऐसा व्यतीत हो रहा था कि ये वाकई में एक सीरियल किलिंग का केस है, जिसमें एक नहीं 2 हत्यारे इन्वॉल्व हैं, एक आदमी और एक औरत, और उन दोनों के चेहरे तक पुलिस के पास नहीं थे। उनके बारे में रत्ती भर की जानकारी भी नहीं थी। पुलिस की लड़ाई समय के साथ थी। हर बीतता हुआ लम्हा पुलिस पर दबाव डालता जा रहा था कि किसी भी क्षण एक और लाश बिछी हुई मिल सकती है।
एक और वृद्ध महिला इस खूनी जोड़े का शिकार हो सकती है। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि क्या पुलिस खूनियों तक एक और खून होने से पहले पहुंच पाई या नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.